गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग फिर से आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम लोग सारी चीज़ों पर डिस्कस किए और आगे हम लोग एक क्वेश्चन है, छोटा सा एक क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग आगे टॉपिक पर बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि यदि 65 एवं 117 का एचसीएफ क्या है, 65 एवं 117 का एचसीएफ 65 m माइनस 117 है तो m का वैल्यू क्या होगा, मतलब m का मान कहता है निकालने के लिए। चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे। तो लिखेंगे हल और स्टार्ट करते हैं। अब दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है चलिए देखते हैं। तो 65 और 117 का क्या है, एचसीएफ। एचसीएफ दिया है कितना, तो 65 m माइनस 117। चलिए ये दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, 65 और 117 का जो है एचसीएफ निकालेंगे। क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ का मतलब हम लोग पीछे सीख चुके हैं। एचसीएफ का मतलब कि ऐसा नंबर जो है, ऐसा नंबर जो दोनों को क्या करे, डिवाइड कर दे। तो चलिए हम लोग देखते हैं और जो है एचसीएफ निकालते हैं इसका 65 का। तो 65 का अगर गुणनखंड किया जाए, अभाज्य गुणनखंड किया जाए तो 1 इंटू ये हो जाएगा 5 इंटू 30। क्या हो जाएगा, 5 इंटू 30 और 170 मतलब 117 का हो गया आपको 1 इंटू और 9 इंटू 30। और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ बताए थे कि जो दोनों में कॉमन हो। क्या हो, दोनों में कॉमन हो। तो देखिए दोनों में कॉमन मतलब दोनों में क्या मिलता है, तो इसमें भी 13 और 13 मिलता है, एक और एक मिलता है, मतलब 1 इंटू 13 मतलब एचसीएफ कितना हो गया, 13। लेकिन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि इसका एचसीएफ ये दिया हुआ है, मतलब कि अगर ये और ये बराबर होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो एचसीएफ कितना निकल के आ गया, 13। और दिया कितना है, तो 65 m माइनस 117। अब देखिए सेम जात वाले को क्या करेंगे, एक साइड कर लेंगे। तो अगर इसको हम लोग एक साइड इधर लेके आ जाते हैं तो मान लीजिए क्या हो गया आपको, 65 m बराबर ये चला जाएगा आपको 117 प्लस 13 और ये आपका हो गया कितना, 130 हो गया। कितना हो गया, 130 हो गया। अब इसको डिवाइड कर देंगे, m बराबर 130 बटा 65। तो 65 को डिवाइड कर, 65 से डिवाइड करेंगे तो ये दो बार में कटेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, m बराबर 2 आंसर। ये हो गया इसका आंसर। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो है बोर्ड में ऑब्जेक्टिव के रूप में, जैसे कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में ये क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन था जो कि हम लोग देखे। चलिए अब आगे जो है हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आगे हम लोग को जाना था। अब इसमें आगे हम लोग टॉपिक में जानेंगे कि जैसे हम लोग पीछे समझे परमेय संख्या, अपरमेय संख्या। तो अब परमेय संख्या को कैसे समझेंगे कि परमेय संख्या शांत है या अशांत है, और शांत या अशांत के रूप में कैसे उसको लिख सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं और इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए तो इसको क्या करते हैं, हम लोग हटा देते हैं। चलिए अब आगे देखना है हमको, क्या देखना है कि अगर कोई पी बाई क्यू क्या है, पी बाई क्यू एक भिन्न है, पी बाई क्यू एक परिमेय है, क्या है, परिमेय है, तो शांत या अशांत समझे।
मतलब कोई भी परिमेय संख्या है तो कैसे समझेंगे कि ये संख्या जो है शांत है और ये संख्या अशांत है। चलिए देखते हैं इसको। तो जब भी कोई भी एक परिमेय हो पी वाई क्यू के रूप में, तो तब वो शांत कहलाएगा जब उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पी बाय 2 इंटू 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n इस रूप में अगर लिखा जाए या इस रूप में अगर हो गया तो वो संख्या क्या कहलाएगा, वो भिन्न क्या कहलाएगा, जो है शांत दशमलव कहलाएगा। क्या देखा कहलाएगा, शांत। चलिए इसी को समझते हैं। मतलब कि वो 2 और 5 के फैक्टर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 और 5 के फैक्टर में होना चाहिए, तो वो संख्या शांत होगा। अलावा इसके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या हो गया, जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, कोई भी संख्या आ गया तो वो क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल में एक देखते हैं। सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लाएंगे कैसे, तो जैसे देखिए कोई भी हमारे पास नंबर है, मान लीजिए 30 है, 30, तो 30 का क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे, मतलब गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। ये हो गया इसका फैक्टर। क्या हो गया, ये हो गया इसका फैक्टर। तो देखिए इसमें जो है अब क्या करेंगे, इस 30 को इस रूप में लिखेंगे। क्या करेंगे, 30 को इस रूप में लिखेंगे। तो जैसे देखिए 2 के पावर क्या हो गया, 0 हो गया, सॉरी 1 हो गया, और 3 का पावर 1 हो गया, 5 के पावर 1। अब इसको कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n। देखिए इसमें 2 का पावर m होना चाहिए और 5 का पावर n होना चाहिए। मतलब पावर में कुछ भी हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पावर के रूप में ऐसे होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए। तो देखिए 2 और 5, 2 और 5 के अलावा 3 भी है, इसका मतलब ये जो है क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। चलिए जैसे कि एक एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हो गया 21 बट्टा आपका हो गया 21 बट्टा हो गया आपको 32। 21 बट्टा क्या हो गया, 32। अब क्या करेंगे, इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे। क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में, मतलब 2 के पावर m और 5 के पावर n के फॉर्मेट में लिखेंगे। अगर इस फॉर्मेट में ये नीचे वाला हर आ गया तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो पहले क्या करेंगे, 32 को फैक्टर कर लेंगे ऐसे, 2 से लगाएं 16, फिर 2 से लगाएं क्या हो जाएगा 8, फिर 2 से लगाएं और हो गया 4, फिर 2 से लगाएं, ये हो गया आपको 2। तो इसका फैक्टर क्या हो गया, 32 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए कितना है, 1 2 3 4 5। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 5, ऐसे तो लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसका। इसी को हम लोग इस रूप में लिखेंगे, ऊपर में भिन्न के ऊपर में, मतलब अंश में कुछ भी हो उससे कोई लेना देना नहीं, हमको देखना किसको है, हर को। तो चलिए लिखेंगे 21 बट्टा, अब इस फॉर्मेट में लिखेंगे। किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में। तो 2 के पावर 5 गुण्य, अगर मान लीजिए इसको कोई एक संख्या से, एक से अगर मल्टीपल कर देंगे तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो हम लोग इस फॉर्मेट में लिखने के लिए क्या करेंगे, 5 के पावर 0 तो लिख सकते हैं, 5 के पावर 0 तो लिख सकते हैं। जब भी कोई भी संख्या का पावर में 0 होता है, इसका मतलब वो संख्या क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे 5 इंटू 0 पावर। अब देखिए इस पावर में ये लिख हो गया, आ गया, मतलब 2 के पावर 5 इंटू 5 0 इक्वल टू 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। इस फॉर्मेट में आ गया। इसका मतलब क्या होता है, अतः यह क्या हो जाएगा, यह एक
शांत परिमेय है। क्या है? यह एक शांत परिमेय है। तो समझ गया कि शांत और अशांत कैसे समझेंगे। चलिए एक और देखते हैं कि जो है एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि अशांत। जैसे हमारे पास क्वेश्चन एक आ गया, मान लीजिए कि 7/24 क्या हो गया? 7/24। अगर ये पूछ दे कि शांत या अशांत है तो चलिए देखते हैं। तो क्या करेंगे, इस फैक्टर को, इस 24 को हम लोग इसके रूप में लिखेंगे। किसके रूप में? तो 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। 24 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे दिक्कत हो तो एलसीएम ले लीजिए। 2 का 12, 2 से 6, फिर 2 से 3। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इसको 24 का फैक्टर क्या हो गया, 2 इंटू 3। देखिए ये 3 बार है, इसका मतलब पावर 3। चलिए इसको हम लोग देख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं। अब चलिए इसको ऐसे हम लोग लिखेंगे, इक्वल टू 7/2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1। अब देखिए हम क्या बताए थे कि हर में 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में ही होना चाहिए। देखिए 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n बराबर 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1। देखिए 2 के पावर m तो है लेकिन 5 के पावर n नहीं है। तो इसका मतलब क्या कि अगर 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के फैक्टर के अलावा कोई भी संख्या हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अशांत हो गया। क्या हो गया, अशांत हो गया। अतः 7/24 क्या हो गया, अशांत। तो ये हम लोग देखें कि अशांत और शांत कैसे समझेंगे, ये एक टॉपिक था। चलिए इससे आगे हम लोग और देखते हैं, इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब इसके आगे ये तो हम समझ गए कि कोई संख्या कैसे शांत होगा और कैसे अशांत होगा, कैसे पहचानेंगे। तो हम लोग आराम से पहचान सकते हैं किसी भी नंबर को, किसी भी भिन्न को। चलिए आगे आते हैं। तो आगे एक टॉपिक है कि कोई भी दशमलव के रूप में हो तो उसको कैसे, उस प्रमेय को कैसे भिन्न के रूप में बदलेंगे। जैसे हमारे पास मान लीजिए 0.52 क्या है, 0.52। तो इसका आंसर कैसे कर निकालेंगे, चलिए इसको क्या करेंगे हम लोग, दशमलव को हटाएंगे तो 1, और दशमलव के बाद कितना अंक है, 2, तो 2 0। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, सरलतम रूप में लिखेंगे। जब तक सरलतम रूप में नहीं लिखेंगे तब तक ये शांत परिमेय कैसे। चलिए दिखाते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 26 और ये 50, फिर 2 से और 25, मतलब ये हो गया 13/25। ये हो गया इसका आंसर। तो ये तो शांत था, हम लोग आराम से बना लिए। लेकिन अगर कोई ऐसा परिमेय हो जो इस रूप में हो, जैसे 0.57, क्या 0.57 और इसके ऊपर रेकरिंग हो, क्या हो, रेकरिंग मतलब बार हो, तो उसको कैसे बनाते हैं। चलिए ये भी एक क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में बोर्ड में पूछा जाता है, जो कि हम लोग तुरंत बना सकते हैं। जैसे क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ऊपर नंबर कितना है, क्या ऊपर नंबर कितना है, तो कितना नंबर है, पूरा 57। अब इसके बाद देखेंगे कि कौन से संख्या पे बार नहीं है, मतलब रेकरिंग नहीं है, उसको माइनस कर देंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 5 माइनस कर देंगे बट्टा में। अब देखेंगे कि कितना संख्या पे रेकरिंग है। तो देखिए सिर्फ और सिर्फ नीचे में जो है
सिर्फ दशमलव के बाद देखना है, तो दशमलव के बाद दो संख्या है, लेकिन रेकरिंग किस पे है, 7 पे, तो एक ही संख्या पे, तो क्या करेंगे, 1 9 लिख देंगे। क्या करेंगे, 1 9 लिखेंगे। अब देखेंगे कितना संख्या पे बार नहीं है, मतलब रेकरिंग नहीं है, तो एक संख्या पे नहीं है, तो इसका मतलब एक बार 0 लगा देंगे। क्या करेंगे, 0। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 57 में से 5 गया तो 52 हो गया, मतलब 52/90। और इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड किए तो ये हो जाएगा आपको 26 और 45। तो ये हो गया आज का 26/45, ये हो गया आंसर। तो ये एक क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में जो है बोर्ड में पूछा जाता है, तो कैसे बनाएंगे ये हम लोग देख चुके हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं कि अगर मान लीजिए एक और क्वेश्चन हो, क्या 3.7, क्या हो 3.7। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर में क्या करेंगे, जो संख्या है वैसे संख्या लिख देंगे, तो 37। अब देखेंगे कि किस संख्या पे बार नहीं है, तो उसको माइनस कर देंगे, तो किस पे बार नहीं है, 3 पे, तो 3 को माइनस करेंगे, बट्टा में देखेंगे। अब बट्टा में जो हर में जो लिखेंगे वो दशमलव के बाद ही लिखेंगे, तो दशमलव के बाद कितना अंक पे है, 1 पे, तो क्या करेंगे, 1 9 लिख देंगे। इसका आंसर हो जाएगा कितना, 34/9 इसका हो जाएगा आंसर। तो कोई भी दशमलव भिन्न को हम लोग कैसे जो है दशमलव परिमेय को कैसे भिन्न के रूप में लिखेंगे ये हम लोग देख चुके हैं। चलिए आगे और बढ़ते हैं, आगे है, चलिए एक इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर में या 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है या पूछा जाता है। चलिए इसी चीज को हम लोग देखते हैं। हम लोग पीछे जो है पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, ये भी समझ चुके हैं। और हम लोग पीछे देख चुके हैं कि अगर किसी भी नंबर में, किसी भी संख्या में जो है रूट लगा हुआ हो, तो वो अपरिमेय संख्या होता है। क्या, अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन कैसे होता है, इसी चीज को सिद्ध करना है। चलिए यही क्वेश्चन है कि सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसी चीज को सिद्ध करना है। चलिए हम देखते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दिए हल। चल, अब दिया हुआ है, क्या करे, दिया हुआ है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, उल्टा मान के लेके चलेंगे, मतलब कि लेके चलेंगे कि एक √3 एक क्या है, परिमेय संख्या। और अगर ये जो है कथन असत्य हो जाता है, इसका मतलब हो जाएगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसी को देखते हैं। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिए कि √3 एक परिमेय संख्या। अगर कोई भी परिमेय संख्या है, इसका मतलब हम उसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय जो है PYQ के रूप में लिख सकते हैं। चलिए इसी को आगे यही लिखते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, चूंकि तो क्या करेंगे, √3 इक्वल टू PYQ। जब ये √3 एक परिमेय संख्या हो गया तो PYQ के रूप में लिख सकते हैं। चल, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। P Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणनखंड केवल क्या होता है, एक होता है। चलिए
√3 क्या हो गया, पी बाई क्यू परमेय हो गया, तो पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन क्या होना चाहिए, क्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर क्यू 0 हो जाएगा तो फिर ये परमेय संख्या नहीं हो पाएगा। चलिए दिखाते हैं। पी और क्यू एक क्या है, पूर्णांक संख्या। क्या है, पूर्णांक संख्या है। और पी क्यू का कॉमन फैक्टर मतलब उभयनिष्ठ, दोनों में कॉमन क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ केवल क्या होता है, एक होता है। तो वही चीज हम लोग लिख दिए हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो जैसे √3 का स्क्वायर कर दिए और पी बाय क्यू का भी स्क्वायर कर दिया, तो ये क्या हो गया, 3 इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। क्या हो गया, पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पी स्क्वायर इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर। इसको क्या करते हैं, समीकरण एक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण एक मान लेते हैं। अब देखिए ये जो है P को जो है 3 क्या किया, इसका मतलब क्या होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, पी स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाय 3। इसका मतलब क्या होता है कि पी स्क्वायर को 3 क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, मतलब विभाजित कर सकता है। तो चलिए इसी चीज को हम लोग लिख देते हैं। मतलब चूंकि 3 पी स्क्वायर को विभाजित विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। इसका मतलब जो है 3 क्या हो जाएगा, तथा P को विभाजित। अब देखिए 3 जो है पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, मतलब डिवाइड कर रहा है, और P को भी डिवाइड कर रहा है। और हम जानते हैं कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है उसको कोई दूसरा नंबर डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब कि जो है उस स्क्वायर को दूसरे नंबर का गुणज मतलब मल्टीपल भी क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। ऐसे देखते हैं, हमारे पास मान लीजिए कि 36 है। क्या है, 36 मतलब 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है क्या, मान लीजिए क्या, 4। क्या कर सकता है, 4। अब अगर इसको 4 डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब इस संख्या को 36 को इसका मल्टीपल भी डिवाइड कर सकता है। क्या, मल्टीपल भी डिवाइड कर सकता है। जैसे जो है 4 इंटू 3, देखिए 12 भी डिवाइड कर सकता है क्या, 6 के स्क्वायर को। तो ये इससे ये समझ आता है कि अगर किसी भी स्क्वायर को दूसरा संख्या डिवाइड करता है तो वो दूसरा संख्या का मल्टीपल मतलब गुणज भी उस स्क्वायर को डिवाइड करेगा। चलिए इसी चीज को आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मान लीजिए क्या लिख देते हैं, फिर मान लीजिए माने कि क्या माने, तो जो है मान लिए कि P बराबर क्या हो गया, अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो इसके मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। तो चलिए क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, 3m। क्या हो गया, 3m। अगर P को डिवाइड कर रहा है तो इसको भी डिवाइड करेगा। चलिए दिखाते हैं। अब फिर से क्या करेंगे, दोनों तरफ गुना करने, सॉरी, दोनों तरफ वर्ग करने पर। चलिए अब अगर दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर
इक्वल टू 9m², ये लिख सकते हैं। अब देखिए पी स्क्वायर, यहाँ पे देखिएगा तो पी स्क्वायर का क्या मान है 3q²। तो यहाँ पर लिख देंगे पी इक्वल टू पी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं 3q² बराबर 9m²। चलिए यहाँ पे पी स्क्वायर बराबर 3q², समीकरण क्या है फर्स्ट से। चलिए अब इसको क्या करेंगे देखते हैं, यहाँ पे 3 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, हो गया। चलिए इसी चीज को हम लोग आगे देखते हैं, आगे लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग साइड में देख रहे हैं इसको, तो यहाँ पे लिखेंगे अगर, तो अब देखिए यहाँ पे जो है 3 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए क्यू स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल टू q² इक्वल टू 3m²। चलिए यहाँ पे देखते हैं, अब आगे यहाँ लिखते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम देख लिए कि 3p को p² को डिवाइड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 जो है q² को भी डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 3q² को विभाजित ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 जो है q² को भी डिवाइड कर दिया, p² को भी डिवाइड कर दिया, अब तो गड़बड़ हो गया। और यहाँ पे हम लोग देखे थे p और q का जो है सिर्फ और सिर्फ एक गुणनखंड उभयनिष्ठ है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ है। यहाँ पे देखिए, लेकिन यहाँ पे जो है p और q का उभयनिष्ठ क्या है 3 भी आ गया, क्या 3 भी आ गया। इसका मतलब ये जो हम लोग माने थे, तो इसका मतलब ये गलत निकला। चलिए इसी चीज को देखते हैं। अब क्या है p और 3, p और q² को विभाजित क्या कर रहा है विभाजित करता है। अगर उसको भी विभाजित करता है इसका मतलब क्या हो गया, अतः चलिए अतः क्या हो गया P और Q का जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया 3 भी हो गया। मतलब यहाँ पे P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 भी है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग माने थे क्या P और Q का उभयनिष्ठ सिर्फ और सिर्फ केवल एक है, लेकिन P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 भी आ गया। मतलब हमारा जो मानना था वो गलत है। अतः यह विरोधाभास है, विरोधाभास है। यह √3 विरोधाभास है कि √3 एक परिमेय में संख्या है। तो यह क्या हो गया, यह नहीं, √3 एक अपरिमेय है में संख्या है। सिद्ध हो गया, ये हो गया इसका आंसर। तो हम लोग कैसे देखें कि रूट में कोई भी संख्या लगा हुआ है √3 या √5, इसी टाइप का √2 भी हो, तो वो संख्या एक अपरिमेय संख्या है। ये चीज हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि कैसे रूट में लगा हुआ संख्या, कोई भी संख्या जैसे √3, √5, √4, √6, मतलब रूट में लगा हुआ संख्या जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, वो कैसे
अपरिमेय संख्या होता है, ये चीज हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है जो कि बोर्ड 10th के बोर्ड में जो है 2 नंबर में या 5 नंबर में भी पूछ सकता है, और जो है तो इसको हम लोग देख चुके, आसानी से समझ चुके हैं, आराम से, घबराने की जरूरत नहीं। ऐसे ही हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे आगे कि जो है यहाँ पे तो हम लोग ऐसे एक देख लिए, लेकिन अगर कोई भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के साथ मल्टीपल में हो, मतलब गुना में हो, तो वो अपरिमेय संख्या है। कैसे सिद्ध करेंगे वो चीज हम लोग आगे देखेंगे। चलिए तो आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फिर तब उसके बाद आज का जो है टॉपिक खत्म करेंगे। फिर आगे हम लोग अगले क्लास में जो है अगले वीडियो में जितना अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर का पढ़े हैं, परिमेय अपरिमेय मतलब वास्तविक संख्या से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन जो कि बोर्ड में पूछा जाता है, वो एक साथ हम लोग देखेंगे।